देखो हम लोग बात कर लिए थे पीजीवीपी में, पीजीवीपी इनकम का कौन सा हेड था बताया गया आपको, थर्ड हेड। ठीक है, कहां से कहां तक बताया गया इसको, सेक्शन 28 से 44 तक। 44 में बहुत सारे सेक्शन है। ठीक है, देखोगे हमने बात कर लिया 28 चार्जिंग सेक्शन में क्या आ रहा है, 29 में बात कर लिया कंप्यूट कैसे किया जाएगा पीजीवीपी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर, कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो अलाउड है। ठीक, 9 बजे के बाद क्लास में कोई इंटर नहीं करेगा और हम कल से वापस कर देंगे। हम लोगों ने बात कर लिया था सेक्शन नंबर 30 में डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड, कौन कौन से ऐसे डिडक्शन है जो एक्सप्रेस कर दिए गए कि इनको अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे, ऑनर का अगर रेंट है डिसअलाउड होगा, बट टेनेंट का होगा तो अलाउड होगा। रेट्स और टैक्सेस, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर, ये सब जो होंगे बाकी सबके अलाउड होंगे, बट कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होगा। यही सब बातें हमने 31 में भी पढ़ी। अगर इंश्योरेंस और रिपेयर है किसका, प्लांट मशीनरी फर्नीचर का, ओनर का है तो रेंट डिसअलाउड होगा, बाकी सारा खर्चा अलाउड होगा, बट वो कैपिटल रिपेयर ना हो। टेनेंट के सारे खर्चे अलाउड होंगे, बट वो कैसे खर्चे ना हो, कैपिटल। आज हम लोग को बात करना है सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई बताएंगे। अगर किसी भी एसेट्स को आप परमानेंटली यूज कर रहे हो, उसके वैल्यू में जो भी कमी आ रही है, उस कमी को आपने क्या नाम दिया, डेप्रिसिएशन। उस कमी या उस वैल्यू को रिड्यूस करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वियर टीयर हो गया, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, ऑब्सोलेशंस हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन हैं। देखेंगे हम लोग कंडीशन टू क्लेम डेप्रिसिएशन, वो कौन कौन सी कंडीशन है। डेप्रिसिएशन देखो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बात क्लियर है आपको, अकाउंटिंग में आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है। ठीक, हमको यहां पर टैक्स का ट्रीटमेंट पढ़ना है। ध्यान रखोगे, कंडीशन टू क्लेम डेप्रिसिएशन, वो कौन कौन सी कंडीशन है जब आप डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हैं। देखोगे एसएससी शुड बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज। जब आप कोई एसेट्स अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे होगे तभी आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब आप चाहे उसको जैसे यूज कर रहे हो, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव का मतलब डायरेक्टली, पैसिव का मतलब इनडायरेक्टली। ठीक, एसएससी शुड बी ओनर ऑफ सच एसेट, एसएससी को क्या होना है, उस एसेट का मालिक होना है। ध्यान रखोगे, चाहे वो पूरी तरह से मालिक हो उसका, चाहे वो पार्शियली उसके कुछ पार्ट का मालिक हो। ठीक, अब ध्यान देंगे आप 2-3 बातें इसमें। नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ एसएससी इज बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, अगर कोई एसेट तुम्हारी नहीं है बट तुम यूज कर रहे हो, बेनिफिशियल कौन है, आप हैं। बट ध्यान रखो आप उसके ओनर थोड़ी है। अब ध्यान रखो, अगर कोई एसेट तुमने क्या कर लिया, रेंट पर ले लिया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, क्या है ओनर, बेनिफिशियल ओनर कौन है, ध्यान रखोगे तो आप उस डेप्रिसिएशन के खर्चे को अलाउड कर सकते हो। पहली बात ध्यान रखोगे, तो केवल डेप्रिसिएशन कौन अलाउ करा सकता है या डिडक्शन कौन ले सकता है, कौन सा ओनर, बेनिफिशियल ओनर। फिर इन केस ऑफ लीज, लीज के केस में डेप्रिसिएशन हमेशा कौन क्लेम करेगा, लेसर, क्योंकि लेसर क्या माना जाता है, ओनर। यहां पर देखते हो कि नहीं, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, लेसी, बट लेसी कौन सा राइट लेता है, यूज करने का, इसलिए वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेगा। कौन करेगा, लेसर। ठीक है, वेदर इट इज फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, ये बात कहां बताई गई है, सीबीडीटी के सर्कुलर में। ठीक है ना, इन केस ऑफ हायर परचेज एसएससी गेट्स द ओनरशिप ओनली, है ना। हायर परचेज के केस में एसएससी को ओनरशिप कब दी जाएगी, आफ्टर पेमेंट ऑफ लॉस इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखेंगे हम लोग, जब हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे वहीं पर पढ़ रहे थे आप हायर परचेज, तो देखोगे एसएससी यहां जो मालिक था उसके पास ओनरशिप कब आ रही थी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। बट he can claim depreciation for beginning assuming SSC is the owner from beginning।
बट क्या होता है यहां पर, वो डेप्रीसिएशन शुरू से क्लेम कर सकता है क्योंकि वो डीम्ड ऑनर मान लिया जाता है यहां पर। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताए भाई? अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाता है, दिया हुआ है वो कर रहा है, तो कर रहा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तब सेल होता है वहां पर, देखे थे कि नहीं? एसेट का अकाउंट बन रहा था, मशीनरी का अकाउंट बन रहा था ना। तो सर जो वो करता है, जब तक ऑनर थे तब तक क्लेम किए, जब ऑनर नहीं हो तो क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं तो सर वापस ले लेगा। हाँ, तो जब तक ऑनर रहा होगा तब तक क्लेम किया होगा, जब एसेट नहीं रहेगा तो क्लेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स पार्शली ओन्ड बाय एसएससी shall be allowed to him to the extent of his share in assets। अब मान लो कोई प्लांट है या कोई एसेट है, उसको 3 लोग परचेज करके मिलकर परचेज किए। एक का शेयर है 50%, एक का 30% है, एक का 20% है। इस पर जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा उसको क्या करोगे आप? 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे, और जो पर्सन जितने परसेंट का ओनर होगा वो क्या करेगा? उतना परसेंट ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? इन केस ऑफ स्टैंड बाय मशीनरी एंड इमरजेंसी स्पेयर द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इवन इफ दे आर रेडी फॉर यूज एंड नॉट पुट टू यूज। ठीक। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? अगर कोई मशीन स्टैंड बाय पे है तो वो जब रेडी टू यूज हो जाएगी तब मैंने कोई सामान या कोई एसेट परचेस करके रखी है, अभी वो यूटिलाइजेशन में नहीं है, वैसे पैक रखी हुई है। अब जब उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं क्लेम कर सकते। कब क्लेम करेंगे? जब उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात यहां तक? तो ध्यान दोगे, कंडीशन क्या थी डेप्रिसिएशन क्लेम करने की? आप उसको अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहे हो, और दूसरी बात वो क्या हो? ऐसे एसेट का ओनर हो। उसके बाद ये 5 बातें है ना। बेनिफिशियल ओनर हो, है ना। लीज के केस में कौन क्लेम करेगा? लेसर, है ना। हायर परचेस के केस में ओनर, उसको ओनर डीम्ड ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है शुरुआत से ही, इसलिए वही करता है। फिर अगर पार्शियल एसेट, आपके पास एसेट का कुछ पोर्शन है, आप उतने पोर्शन ही क्लेम कर पाओगे जितने पोर्शन एसेट्स के आप ओनर हो। फिर पॉइंट नंबर 5, अगर कोई मशीनरी प्लांट या कोई भी एसेट है, अगर आप यूज नहीं करो, आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे। कब क्लेम करोगे? जब उसको यूज करना आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। अभी जब आएगा तो बताएंगे ना। अभी स्टार्ट हुआ है कि अभी तुरंत ही आ जाएगा? अभी आप पहुंचे वहां तक? देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट किया गया है। कल हम लोग रेट की बात करे थे ना, तो रेट में देखे थे इनटेंजिबल एसेट पर फ्लैट रेट अप्लीकेबल था, कितना था? अब ध्यान दो, यहां पर एसेट 2 तरह की है। पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? ध्यान रखोगे, टेंजिबल एसेट क्या होती है? पहली बात आप हमको ये बताएंगे एसेट क्या होता है? बताइए। एसेट की डिफिनीशन आपको नहीं पढ़ाया गया था क्या फाउंडेशन में? आपको पता नहीं है? आप ग्रुप 1 में बैठी हैं और आपको पता ही नहीं है एसेट की डिप्रिसिएशन या डिफिनीशन क्या है? विकास नायक बताओ। जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है वही एसेट है। भगवान ही मालिक है तुम लोग का। दिन भर सुबह से शाम तक बैग लेके टहल रहे हो, एक अक्षर पढ़ना लिखना नहीं है।
बताओ ऋषि, एसेट की वैल्यू, एसेट क्या होती है? और मोबाइल 100 बार बोले ना, अगर पूछा करें तो मोबाइल बंद करके बैठा करो। कल भी बताया ना, मोबाइल लेके मत आओ अंदर, अदरवाइज बाहर ही मोबाइल रखा जाएगा सबका, और चार्ज भी आप ही पे करेंगे। क्लास में बैठे हो ना, पढ़ने के लिए बैठे हो, मोबाइल चलाने के लिए बैठे हो? चलो, एसेट्स क्या है? पहली बात वैल्यूएबल रिसोर्स, जो मॉनेटरी वैल्यू कर रहे हो। कबाड़, एसेट कबाड़ हो जाता है तब भी तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो क्या वो एसेट हो जाएगी? एक स्कूटर तुम्हारे यहां रखी हुई है, स्कूटर का कोई वैल्यू है, और उसके कबाड़ का तो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या वो एसेट मान लोगे तुम? ध्यान देंगे यहां पर, एसेट्स क्या है? कोई भी चीज जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो क्या है? एसेट्स है। देखोगे ध्यान से, विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय बिजनेस ओनर, जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में है? बिजनेस के ओनर के हाथ में है। विच हैज ए स्पेसिफाइड इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, जिसका एक क्या है? सर्टेन लाइफ साइकिल है। कोई गाड़ी आप परचेस करते हो, रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड होता है? 15 साल के लिए। फिर आप क्या कराते हो? उसका रिनोवेशन कराते हो, अगर चलने लायक है गाड़ी तो। फिर इट इज नॉट रीसेबल ऑन द बिजनेस, इसको आप बिजनेस में रीसेल के पर्पज से नहीं रखते हो। अगर रीसेल के पर्पज से लोगे क्या हो जाएगा? वो स्टॉक हो जाएगा। फिर ये क्या करता है? आपकी हेल्प करता है कहां पर, किस प्रोसेस में? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या बिजनेस को स्मूथ रन करने में। बात समझ में आ रही कि नहीं? यही एसेट की डिफिनीशन है। केवल वैल्यूएबल रिसोर्स या मॉनेटरी वैल्यू हो जाने से कोई चीज एसेट नहीं होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस? बताइए शशांक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बैठो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, यहां पर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की। एसेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट क्या होती है आपको पता है? बताइए आयुष। बताओ भाई, टेंजिबल एसेट डिफिनीशन बताओ। ऐसी कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट आप ले रहे हो बिजनेस फर्म में, और आप क्या कर सकते हो? उसको देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है ना? वो क्या हो जाता है? टेंजिबल एसेट हो जाता है। और ऐसी कोई एसेट जिसका बेनिफिट तो आप ले रहे हो बट आप उसको देख और छू नहीं सकते हो, वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट। ध्यान रखेंगे, टेंजिबल में आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लीज होल्ड, प्रीमाइसेस सब आ जाएगा, बट इनटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल, पेटेंट, नो हाउ, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, सब ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है? देखोगे टेंजिबल एसेट में क्लासिफिकेशन किया गया 3। नंबर 1 बिल्डिंग, नंबर 2 फर्नीचर, ठीक है, ये यहां पर भी आ गया, एंड नंबर 3 क्या? प्लांट एंड मशीनरी। और नंबर 4 में क्या आ गया तुम्हारा? इंटेंजिबल एसेट आ गया, ध्यान रखोगे। तो यहां पर कल हम लोग बात करते रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का, बताया था ना। बिल्डिंग में 3 तरह की बिल्डिंगें हैं। रेजिडेंशियल पर 5% है, जनरल बिल्डिंग पर 10% है, टेम्परेरी पर कितना है? 10%। फर्नीचर फिटिंग पर हमेशा 10% है, ठीक है? तो ये सारी बातें हमने कल क्लियर कर दी थी। अब हम लोग यहां पर आज बात करेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का। देखोगे जब आप अकाउंटिंग में थे वहां पर डेप्रिसिएशन के कई मेथड थे। एसएलएम मेथड था, है ना? फिर
WDV मेथड था, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड था, एन्यूटी मेथड था, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड था, इंश्योरेंस फंड पॉलिसी मेथड था। तो अलग अलग तरह के मेथड थे। यहां पर हम लोग जब बात करते हैं एसेट्स में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो केवल दो मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है आपका और दूसरा कौन सा है? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV। बात समझ में आ रहा है? देखोगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में एसएसी है ना, बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर एसएसी ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है जहां पर वो जनरेट कर रहा है या जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसका? पावर का, तो उसके पास ऑप्शन है। बात समझ में कि नहीं? अगर एसएसी पावर सेक्टर में लगा हुआ है और वो पावर को जनरेट कर रहा है या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है, वो एसएलएम या रिटेन डाउन वैल्यू दोनों में से जो भी चाहे एडॉप्ट कर सकता है। हमारे अभी तो अमेंडमेंट आ गया, तुम्हारे पास ऑप्शन हो गया, बट हमारे समय में ऑप्शन नहीं था। अब सबके पास ऑप्शन। हमारे समय में क्या था? आपको कि यहां पर केवल एसएलएम यूज करना है, बाकी जगह रिटेन डाउन वैल्यू। अदर एसेट्स में देखेंगे कौन सा मेथड हमेशा यूज करोगे? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है ना? तो ध्यान दोगे, अगर पावर सेक्टर में लगे हो आपके पास ऑप्शन है, आप एसएलएम या रिटेन डाउन वैल्यू दोनों में से कुछ भी चूज कर लो। बट अगर और कोई बिजनेस है तो हमेशा कौन सा? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ऐसा क्यों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका, वो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को ही प्रायोरिटी देता है, एसएलएम मेथड को प्रायोरिटी नहीं देता बाकी एसेट्स पर। बट पावर सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है वो एसएलएम कह देता है। ठीक, आ जाएंगे हम लोग सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन पर। क्या सिस्टम है डेप्रिसिएशन का? यहां पर देखोगे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम सेल अप्लाई। व्हाट इज मीन बाय ब्लॉक ऑफ एसेट? देखो जैसे मेल, कहीं पर जाते हो देखो मेल की लाइन अलग लगी होती है, फीमेल की अलग लगी। तो उसी तरह यहां पर अगर मशीनरी है तो सारी मशीनरी को उठाकर ऐड कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट है तो सारे प्लांट हो जाएंगे इसमें। फर्नीचर है तो यहां पर ये नहीं है कि आप एक फर्नीचर का वैल्यू अलग कैलकुलेट करो, दूसरे फर्नीचर का वैल्यू अलग, तीसरे का अलग कैलकुलेट, जो अभी बात करे थे हम लोग। इसीलिए यहां कॉन्सेप्ट रखा गया है, अगर कोई एसेट्स आप 180 डेज यूज कर रहे हो या उससे कम यूज कर रहे हो या 180 डेज से कम यूज कर रहे हो, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। जो रेट अप्लीकेबल है उसका 50%। बट अगर मोर देन 180 डेज है तो क्या कर देंगे आप? फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। बात समझ कि नहीं? इसीलिए यहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट बनाए। ये नहीं कि अकाउंटिंग में क्या था, अगर 243 डेज आप यूज किए 243/365 इंटू एसेट की वैल्यू, तब अगर ये सिस्टम अप्लाई कर दोगे तो ब्लॉक ऑफ एसेट लग पाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है आपकी? तो ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर सिस्टम कौन सा अप्लीकेबल है? ब्लॉक ऑफ एसेट, है ना। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? उस कैटेगरी की पहले रिटन डाउन वैल्यू चेक कर लो, जो वैल्यू है उसमें ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? जितना भी एसेट एक्वायर किए हो, माइनस कर दोगे जितना भी सेल कर दी है आप। जो वैल्यू बच जाएगी उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, आओ फिर आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। ठीक है ना।
देखोगे एसएलएम मेथड कहां पर अप्लाई है, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम सेल अप्लाई। ऐसी एसेट जहां पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रीसिएशन चार्ज किया जा रहा है, वहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट की व्यवस्था की गई है। बात समझ कि नहीं? बट जहां पर एसएलएम मेथड अप्लाई है, वहां पर इंडिविजुअल एसेट का सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है। कहां पर ये सिस्टम? पावर यूनिट्स में। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत? नोट, ब्लॉक ऑफ एसेट मींस group of assets having same rate of depreciation within the same class of asset। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है? एसेट का वो ग्रुप जिस पर सेम रेट से डेप्रीसिएशन अप्लीकेबल है। बात समझ में आ रहा है आपके? फिर ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है? सेम रेट प्लस सेम क्लास। उस रेट का डेप्रीसिएशन और उस क्लास की एसेट। इंडिविजुअल एसेट सिस्टम का मतलब क्या है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेटेड ऑन इंडिविजुअल एसेट सेम एज अकाउंट। बात समझ में आ रही कि नहीं? एसएलएम मेथड में क्या होगा? अगर इंडिविजुअल रेट अप्लीकेबल होगा तो जैसे हम लोग अकाउंटिंग में कैलकुलेट करे थे उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, देखो भाई कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओपनिंग रिटेन डाउन वैल्यू जो ब्लॉक की पुट कर लोगे, अभी बताए ना। फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज 180 डेज और मोर, है ना? क्या बोला? पुट टू यूज का मतलब 180 दिन से ज्यादा यूज कर लियो। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? फुल। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, हाफ रेट अप्लीकेबल। ठीक है ना? हाफ रेट का मतलब रेट इंटू 50%। यहां पर मोर देन 180 डेज रेट इंटू 100%, जो रेट होगा सेम अप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक्वायर्ड बट पुट टू, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। एक्वायर्ड तो कर लिया लेकिन यूज नहीं कर रहे हो, नो रेट, कोई रेट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखोगे। यहां टोटल कर लिए, जो वैल्यू आ गई। मनी पेबल, सेलिंग प्राइस, जो एसेट सेल कर दिए हो, है ना? स्लम सेल होता है। अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। एसेट ट्रांसफर कर दे रहे अकॉर्डिंग टू स्लम सेल, उसके बाद जो वैल्यू बच गई वही रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी उस ब्लॉक की, और उस पर क्या करोगे आप? डेप्रीसिएशन एक्चुअल रेट से जो होगा अप्लाई कर दोगे। जो वैल्यू आ जाएगी आफ्टर डेप्रीसिएशन वही क्या हो जाएगी आपकी? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है? तो जो लोग नोट ना किए हो इसको नोट कर लें, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम नोट कर लियो? कौन कौन नोट करके नहीं आया है? हाथ ऊपर करे। जब आपको नोट्स भेजा गया था, क्यों भेजा गया था भाई? हाँ, इसका फोटो खींच लो, अपने घर पर बैठ के लिखो। आपको नोट्स इसीलिए पहले भेजी गई ना, लिख लीजिए उसको, या प्रिंट निकलवा लो अपना। आगे बढ़ा जाए। एक चीज ये देखोगे, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर डेप्रीसिएशन। देखोगे एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज,
एसेट तुमने खरीद ली, एक्वायर कर ली, बट नॉट पुट टू यूज, लेकिन यूज नहीं किया, रखे हो, तो नो डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड और चार्ज। तो आप डेप्रीसिएशन उस पर ना कैलकुलेट करेंगे ना ही चार्ज करेंगे। ठीक। कॉस्ट ऑफ एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर कोई एसेट आप 180 दिन 180 डेज से कम यूज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन द हाफ ऑफ द रेट। बात समझ में आई नहीं? यही बात शशांक ध्यान रखो। तो आप डेप्रीसिएशन का रेट क्या लेंगे? 50%। बैलेंस और कुछ बच गया तो बोल रहे, कोई दिक्कत की बात यहां तक? अगर कोई मशीन आई है और उसको ट्रेनिंग पे रखा गया है लेकिन बिजनेस का काम नहीं हो रहा है, तो ट्रेनिंग दी जा रही है और मशीन यूज की जा रही है, और क्या यूज चेक करोगे ना, ट्रेनिंग है या कैसा है। नोट 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 नोट, ध्यान रखो, एसेट एक्वायर किया जा रहा है ड्यूरिंग करेंट प्रीवियस ईयर एंड नॉट पुट टू यूज, देन डेप्रीसिएशन शैल नॉट बी अलाउड फॉर सच एसेट, बट दैट एसेट शुड बी एडेड टू ब्लॉक ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट को आपने परचेज कर लिया है बट वो पुट टू यूज नहीं है, रखी गई क्यों, तो उस पर डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन नहीं होगा, बट वो ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। दूसरा, एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ एसेट शैल बी रिड्यूस एंड नॉट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। हमेशा क्या करोगे आप? एक्चुअल सेल प्राइस जो एसेट का होगा उसको क्या करोगे? रिड्यूस करोगे, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की जो होगी उसको आप रिड्यूस करेंगे। फिर इफ एसएसी ट्रांसफर बिल्डिंग देन एक्चुअल सेल प्राइस शैल बी रिड्यूस। अगर आप बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहे हो तो एक्चुअल सेल प्राइस क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे, कम करेंगे, ना कि स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू। हाउएवर इफ सेक्शन 50 attract द एसडीबी, एसडीबी मीन्स स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी कंसीडर फॉर द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो आप एसडीबी लेंगे किसके लिए? कैपिटल गेन के लिए। एसडीबी की बात होगा तो भी इसका सेक्शन हम लोग को कायदे से पढ़ना है। ठीक है, फिफ्टी सी 50 लिखा है मनी पेबल मीन्स सेल प्राइस। मनी पेबल का मतलब क्या है? सेल प्राइस। और इंश्योरेंस कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोस्टलाइज और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। ठीक है ना? अगर आप कोई पैसा पे कर रहे हो तो उसको सेल प्राइस कंसीडर किया जाएगा या इंश्योरेंस क्लेम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना? किससे रिलेटेड? उस एसेट से जो एसेट आप बेच रहे हो या डिस्कार्ड हो रही है, डिमोस्टलाइज हो रही है या डिस्ट्रॉयड हो रही है। ठीक है, कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ आप? अपना नोट्स ओपन करके एक बार यहां तक पूरा पढ़िए। चलिए हो गया।
रेट को तुम लोग याद कर लोगे, अच्छा, क्योंकि रेट अगर याद रहेगा तभी डेप्रिसिएशन चार्ज हो पाएगा, ठीक है। रेट पेपर में देता नहीं है। कौन सा पॉइंट? मनी पेबल। ये पॉइंट कल क्लियर था कि नहीं? 6-7 पॉइंट ये थे। मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर ऑल एसएससी, सभी एसएससी को डेप्रिसिएशन क्लेम करना कंपलसरी है। अगर एसेट की वैल्यू 5000 के नीचे है फिर भी, ठीक है ना। अगर गुडविल आप परचेज करते हो, इंटेंजिबल एसेट है, इस पर भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। कंप्यूटर एसेसरीज पर 40% रेट है डेप्रिसिएशन का, मतलब यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर पर भी 40% रेट एप्लीकेबल होगा। अगर एसेट एक्चुअली पुट टू यूज है, नॉट टू रेडी टू यूज है, तो डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, ठीक है। मोबाइल फोन को कंप्यूटर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इस पर 40% एप्लीकेबल नहीं होगा। 43(3) सेक्शन बोल रहा था प्लांट में क्या क्या इंक्लूड है, शिप्स है, व्हीकल्स है, बुक्स है, साइंटिफिक अपीयरेंस है, सर्जिकल इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें हैं। बट इसमें टी बसेस, ठीक है, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्लियर है ना? कहां पर एसएलएम और रिटन डाउन दोनों का ऑप्शन है, बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, ठीक है। सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन क्लियर है ना? क्या करोगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ब्लॉक अप्लाई है, अदर केस में क्या है, एसएलएम के केस में इंडिविजुअल एसेट मेथड है, ठीक। हाँ भाई बताइए क्या दिक्कत इसमें, पढ़ो ना क्या है। चलो राघवेंद्र, पॉइंट नंबर 4 बताओ, किस कॉन्टेक्ट में कह रहा है, ये दिख नहीं रहा है तुमको, किस कॉन्टेक्ट में कह रहा है, किसको पे करोगे? मनी पेबल का मतलब क्या है, जिसको आप बेचोगे या जो आपको बेचेगा। सेल प्राइस लिखा हुआ है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? तुमने हमको एसेट अगर बेचा तो पैसा कौन देगा, हम देंगे ना। तो कौन है यहाँ पर मनी पेबल, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना। तो इसमें तुमको क्या समस्या आ रही है? एक तो रेगुलर तुम क्लास करते नहीं हो, एक दिन आते हो 2 दिन गायब रहते हो। यह कह रहा है इंश्योरेंस कंपनसेशन, कोई एसेट, कभी कभी देखते हो ना गाड़ी लड़ गई तो कंपनी क्या दे रही, तुमको क्लेम करी कि नहीं, कौन यहां पर पेमेंट कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। किससे रिलेटेड है ये एसेट, किस एसेट से रिलेटेड है, जो बेची जा रही है या जो डिस्कार्ड कर दी गई है या जो डिमोस्टलाइज हो जा रही है या डिस्ट्रॉयड हो जा रही है। कब हो रही भाई, प्रीवियस ईयर। द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, हाँ मनी पेबल रहेगा उसको सर उसका सेल हाँ, जरूरी नहीं कि आप उसको बेच रहे हो, आप क्लेम भी, आपको क्लेम भी मिल रहा होगा, वो क्लेम किससे रिलेटेड है, ये 4 बात। आ जाओ भाई, ये भी पॉइंट कल बताया गया था, कंपलसरी है। बताओ भाई, डिप्रिसिएशन क्लेम करना कंपलसरी क्यों है? सर क्योंकि सर उससे जो हमारा प्रॉफिट होता है वो सर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक, वेरी गुड। नहीं क्लेम करोगे तो क्या होगा, मतलब क्लास 11 पढ़ी तुम, 12th पढ़ी और फाउंडेशन पढ़ी, बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ी, सेकेंड ईयर पढ़ी, अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया तुमको, बताओ क्या पता है? खड़ी हो जाइए, बताइए।
एक्सप्लेन करिए। अब ये पॉइंट चली जाओ सीबीडीटी पूछो ना, हम लॉ फॉलोवर है कि लॉ मेकर है? क्या रीजन अभी बताई ना तुम, क्या बताई? तुम अपना बिजनेस अगर ओपन कर रही हो मत क्लेम करो, पे करोगी टैक्स? करेंगी आप? विदाउट डिप्रिसिएशन के अगर आप कंपनी एक पढ़ी हो, ग्रुप 1 की तैयारी चल रही है तुम्हारी, यही वहां पर कंपनी एक्ट अगर पढ़ी होगी तो वहां पर जो प्रीवियस एक्ट था उसमें 349 और 51 सेक्शन बना था, उसमें बताया गया था विदाउट आप डिप्रिसिएशन क्लेम किए हुए नेट प्रॉफिट का शो कर ही नहीं सकते हो। कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जेन्युइन क्वेश्चन पूछो ना, जो पूछने लायक है, इन जेन्युइन क्वेश्चन ना पूछे, बैठ जाइए आप। जबरदस्ती का पुटअप हो जा रहा है तुम्हारा। 32(1) अगर आप जो लोग ग्रुप 1 है फाउंडेशन पढ़े होंगे, वहां मैंने पढ़ा रखा है, बिना डिप्रिसिएशन चार्ज किए हुए आप प्रॉफिट शो कर ही नहीं सकते हो, ये लीगल कंप्लायंस है। ये बात आपको वहीं पता चलेगी, अगर सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ पढ़े हो फिर भी वहां पर भी पता चल सकता है। आपसे बोले ना 100 बार सवाल, वो पूछो भैंस काली है, काली होती है, भैंस को सफेद बना दे रहे हो तुम। गवर्नमेंट को फायदा बहुत जगह से होगा, अभी तुम्हारा चालान हो जाएगा, तुम पे करते हो क्या? गवर्नमेंट बोला ना हेलमेट पहन के चलो, पहन के चलते हो? नहीं चलते हैं आप। तो गवर्नमेंट क्या करे? चालान काट रहा है ना। अगर आप डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा। और लीगल कंप्लेंस ऑलरेडी लगा हुआ है कि आप विदाउट, जब इनकम का मतलब क्या होता है, अगर आप एक कॉमन सेंस से मिलने, व्हाट इज मीन बाय इनकम? तो डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंसेस, तो आपको क्या कर रहे हैं? उसको माइनस करना है ना। अभी बोले क्यों, अगर नहीं लगाएंगे तो सीबीडीटी का तो फायदा हो रहा है ना, वो क्यों मना कर रहा है? खाना क्यों खाते हो भाई? तो सर वो तो सर जो फायदा हो गया वो सर ऑन पेपर से रहेगा ना, कि हम माइनस नहीं किए। देखो हमने तुमको भी एक बात बताई ना, इनकम का मतलब क्या होता है, और डिप्रिसिएशन आपका क्या है? पहली बात तो एक्सपेंस है, दूसरी बात क्या? लीगल कंप्लायंस है, और तीसरी लीगल कंप्लायंस है, चौथी बात क्या है? सीबीडीटी ये भी बोला ना, या डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? आप माइनस कर लो। जब हमने तुमको सेटअप कैरी फॉरवर्ड पढ़ाया क्या बताया उसमें? डिप्रिसिएशन को अनलिमिटेड ईयर तक क्यों ट्रांसफर करने को बोला इसने? क्योंकि वो तुम्हारा क्या है? लॉस है, आप उतने का एसेट परचेज के यूज कर रहे हो। पढ़ना वढ़ना है ही नहीं तुम लोग को। प्रोविजो जो है सेक्शन 32(1) क्या कह रही है? Depreciation is restricted to 50% if asset put to use for less than 180 days. In the year of acquisition, restriction apply only in the year of acquisition. ठीक है ना? ये जो 50% रेट है इसकी बात कौन कर रहा है? प्रोविजो 32+। ये क्या कह रहा है? अगर आपने एक्विजिशन किया 19-20 में, ईयर ऑफ पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, डिप्रिसिएशन किस रेट से अलाउ है? शशांक कल देखो एक बात बताया था मैंने, ये बात अगर तुमने 19-20 में परचेज किया है ना, तो ध्यान रखो 19-20 में ये रेट क्या है, बट ध्यान दीजिए 20-21 में अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो रेट अप्लीकेबल क्या है?
ठीक है ना। आप कोई चीज अब अगर तुमको यूज ही नहीं करना, खरीद क्यों लिए हो? आप क्लेम कितना दिन नहीं करोगे? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है जिस साल परचेज की हो, ये रूल कब के लिए? उसी ईयर के लिए। अगर नेक्स्ट ईयर में आप क्या करो, फिर से पुट टू यूज कर रहे हो, माना नहीं जाएगा। पूरा पूरा क्लेम आप डिप्रिसिएशन का कर सकते हैं। ठीक है, देखोगे 32(2) का प्रोविजन क्या है? डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जन या सक्सेशन। देखोगे इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड नॉर्मली एंड आफ्टर दैट इट शैल बी डिस्ट्रॉयड बिटवीन अमलगमेटिंग कंपनी, डीमर्ज कंपनी, प्रेसेसर एंड अमलगमेटेड कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, सक्सेसर। ध्यान दो, सब मिला के एक बात कह रहा है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, अमलगमेट हो रही है, डीमर्ज हो रही है, जो भी है, क्या करोगे इस केस में? आप उस केस में नंबर ऑफ डेज फॉर जितने एसेट को आपने यूज किया जिस दिन तक, उस दिन का आप क्लेम कर लो। मान लो अगर पार्टनरशिप का कन्वर्जन हो रहा है कंपनी में, तो और पार्टनरशिप फर्म में 120 दिन एसेट यूज हुई, तो पार्टनरशिप फर्म 120 दिन का डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेगी, बाकी जो डेज बच जाएंगे उसका नई कंपनी क्लेम करेगी। ठीक है, यही रूल सबके जगह एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वो अमलगमेशन हो, चाहे कुछ भी हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा क्यों किया गया? वही सवाल फिर से, जिससे कि पूरा पूरा डिप्रिसिएशन आप क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, और सही प्रॉफिट और लॉस वो करो, अदरवाइज क्या करेंगे आप? अपना भी समय खराब करेंगे और डिपार्टमेंट का भी खराब करेंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 50। तो ये बात क्लियर हुई, डेप्रिसिएशन क्लेम काहे करते हैं आप? अगर हम अपना ITR भर रहे हैं या अपने इंस्टीट्यूट का भर रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम ना करें। आप पढ़ लिख लिए और अगर क्लेम नहीं करेंगे तो पहली बात क्या हो गया, मूर्खता हो गई ना एक तो ये। तो तुम्हारा टैक्स पढ़ने का मतलब ही क्या हो गया? और अगर आप ये सवाल एराइज करते हैं कि डिपार्टमेंट का फायदा हो रहा है, तो डिपार्टमेंट का फायदा कोई आदमी टैक्स देना चाहता है क्या? और तीसरी बात क्या है, वो लीगल कंप्लायंस है, और जो लीगल कंप्लायंस है उसको फॉलो करना आपको मैंडेटरी है।